एक हार्ट डिजीज़, कोजेनिटल हार्ट डिजीज़, ये प्रेज़ेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपको एक क्विकली एक ओवरव्यू हो जाए हिस्ट्री हिस्ट्री का कि आपने किस तरह से हिस्ट्री लेनी है। क्योंकि बुक से तो आप लोग पढ़ते रहते हैं बुक से, लेकिन ये है कि ये एक विजुअल मेमोरी में ऐड होने का एक सोर्स होता है। अगर आप क्विकली देखना चाहें, सिर्फ़ इसमें हेडिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आगे मकसद ये है कि आप खुद सवालों के जवाब दें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपने बोलनी है मज़ीद, ठीक है? चलें, एसिनोटिक कोजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इंशाल्लाह एक पेशेंट भी है और एक हम हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम कैंडिडेट ने ली होगी, ठीक है? आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा-सा आगे आ जाइए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है? सेकंडली, हमारे पास जो एसिनोटिक हार्ट डिज़ीज़ है, ये 3 है बेसिकली, जो ज़्यादा कॉमन है। वन इज़ वीएसटी, द अदर इज़ पीडीए एंड थर्ड इज़ एएसडी। ठीक है? ये 3 हैं जो कि मोस्ट कॉमन जो हिस्ट्रीज़ आती हैं और अक्सर लॉन्ग केस में आती हैं, स्पेशली वीएसटी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पीडीए भी समटाइम्स होता है और कभी-कभार जो है वो एएसडी का केस भी आ जाता है आपको लॉन्ग केस में। तो ये इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस भी एक एसिनोटिक हार्ट डिज़ीज़ है, लेकिन वो एग्ज़ाम में कम-कम आती है, वो सिर्फ़ डिफरेंशियल्स में डिस्कस की जाती है। ठीक है? आप लोग अब हम देखेंगे कि पॉसिबल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या-क्या हो सकती हैं। स्लाइड मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मैसेज करके मुझे बता दें कि स्लाइड चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ग्रुप में मैसेज कर दे के बता दें कि स्लाइड चेंज हुई है कि नहीं हुई। अवैस भाई, आप चेक करके बताएँ स्लाइड चेंज हुई है कि नहीं? बंद। ठीक है। तो पॉसिबल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या-क्या हो सकती हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ बच्चे आ सकते हैं, फीवर के साथ आ सकते हैं, कफ के साथ आ सकते हैं या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाने आ सकते हैं या रूटीन फ़ॉलो-अप के लिए आ सकते हैं। ठीक है? इन सब के साथ आ सकते हैं। मुझे बताएँ कि बच्चा अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, तो आप क्या-क्या सवाल पूछेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 6 माह का बच्चा है और उसकी मदर कह रही है कि बच्चे को साँस खराब है, तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अब आपको नहीं पता कि ये बेसिकली हार्ट डिज़ीज़ है। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ़ साँस का मसला है। तो फिर आप वहाँ से आप उस तरह से लेके चलेंगे कि जिस तरह से एक एक सिर्फ़ एक प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट को लेके चलेंगे। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में क्या-क्या सवाल पूछेंगे आप दोबारा? उसमें ड्यूरेशन पूछेंगे, उसका ऑनसेट पूछेंगे, ग्रेडिंग ऑफ पीसियाँ पूछेंगे। तो ये छोटा बच्चा है तो उसमें पूछेंगे कि मिल्क वो पॉज़ ले लेके पीता है या फिर वो नॉर्मल पी लेता है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी वो ले लेता है और बार-बार क्या पीता है और उसको पसीना आता है बार-बार दूध पीते हुए। इसमें वो ग्रेडिंग सारी वो छोटे बच्चे की कवर हो गई। उसके बाद एसोसिएटेड है, उसमें फीवर और कफ उसकी पूछ लेंगे कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन की वजह जी, से जी। है, पैल्पिटेशन वगैरह कि मदर ने नोटिस किया हो कि उसके साथ में ये कुछ क्वेश्चन जो है ना एज एप्रोप्रिएट होंगे। पैल्पिटेशन का सवाल जो है वो एज एप्रोप्रिएट होगा। यानी कि कम से कम कितने साल का बच्चा होगा तो वो बता सकता है कि दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है। मतलब 6 का कम से कम 5-6 साल का बच्चा स्कूल गोइंग होगा तभी वो बता सकता है कि दिल की धड़कन या वहाँ पे हाथ रखेगा। छोटा बच्चा तो वो भी नहीं बता पाएगा। वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फीड और स्वेटिंग का ही वो जी, जो मदद बताती है कि बच्चे की हार्ट बीट तेज हो जाती है तब। हाँ, उसको आप पैल्पिटेशन नहीं कहेंगे। असल में जो ज़्यादातर बच्चे जो कहते हैं ना, माँ कहती है कि बच्चे की दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, वो असल में साँस को कह रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग। तो वो अक्सर आपको कहेंगे यही कि दिल में इसके ना दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, लेकिन असल में यूरिनरी कंप्लेंट का भी साथ पूछ लेंगे कि कोई इसको यूरिन का टेम्पर डायपर्स का वो काम बेड तो नहीं हो रहा या ओके, इसका क्या मकसद होगा बेसिकली? मतलब कोई जो है जैसे रीनल डिज़ीज़ बेसिकली कोई ना कोई एसोपनी के साथ वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। शॉर्टनेस नहीं, मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? पॉलीक्यूरिया और इसमें ओली यूरिया की वजह से कहना चाहते हैं। ओलिगोरिया की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, दैट विल बी बिकॉज़ ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो आप यूरिनरी कंप्लेंट्स को भी देखेंगे। कोई मेटाबॉलिक या फिर यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं साथ में तो इट कैन लीड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है? अवैस भाई, स्लाइड चेंज हो रही है? जी मैम। किया था। जी, हिस्ट्री हुई है। हाँ जी होगी। हो गई? ठीक है। चलिए, उसके अलावा फीवर के लिए क्या पूछेंगे आप? रूटीन के सवाल, कब से है? चेक किया या नहीं किया आपने? कितना है? लो ब्लड है, कौन सी डायलिसिस क्या है? ठीक है, और अगर सिर्फ़ फीवर प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट है तो फिर आपको सारा सिस्टेमिक रिव्यू भी करना पड़ेगा। अगर फीवर के साथ कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो सिस्टेमिक रिव्यू को आप सिर्फ़ तेज़ी के साथ गुज़ारेंगे, ठीक है? और उसको इग्नोर भी कर दें तो ख़ैर है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल गया, ठीक है? उसके बाद फिर आप कफ कफ के लिए क्या सवाल पूछेंगे?
तो ड्यूरेशन कब से है और अगर फॉर एग्जांपल 4 साल का बच्चा है, उसके उसके कफ के लिए क्या-क्या सवाल पूछेंगे? कितने अच्छे से बच्चे को खांसी है और उसकी इंटेंसिटी पूछेंगे कि कितनी शिद्दत की है, इसकी वजह से इसकी नॉर्मल रूटीन की लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके अलावा कफ के साथ किसके साथ बुखार है कि नहीं है और खांसी खुश्क है या बलगम वाली है, किसी दवाई लेने से या भाप दिलवाने से खांसी में फ़र्क पड़ता है या नहीं हुँ, पड़ता। हुँ। और वेट लॉस का पूछेंगे, नाइट स्वेट। हाँ। ये उस सूरत में अगर कफ स्पेशली पुराना है या फिर हार्ट डिज़ीज़ जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, तो फिर आप केसेस का पूछ रहे हैं, केसेस का और चेस्ट इन्फेक्शन जो सर, लेकिन कफ नाइट स्वेट्स किस किन 2 कंडीशन में इम्पोर्टेंट होगा? टीबी टीबी में, लिम्फोमा और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन तीनों कंडीशन में ये इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जो मूव कफ करते है हैं। वो एंड में कॉम्प्लिकेशंस पे भी हमने लेनी है। हाँ, कफ जो है वो कॉम्प्लिकेशन में पूछ सकते हैं, इसके अलावा जितने भी एसोसिएटेड यहाँ पे फीचर है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके भी एसोसिएशन में आप पूछेंगे। जी। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसकी एसोसिएशन में आपने ये नहीं पूछना कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ठीक है? अगर तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिस तरह से आपने बताया कि अगर वो ओलिगोरिया है साथ में, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई रीनल या मेटाबॉलिक कॉज़ है, ठीक है? इसी तरह से अगर उसका जो है वो साथ में फीवर है, तो हो सकता है उसको सोर थ्रोट हो। लेट्स सपोज़ कि कोई बड़ा बच्चा है, लेकिन अगर साथ में कफ है, तो हम कह सकते हैं कि उसको कोई निमोनिया है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है? सर, जो एज की ड्राई कफ हमने पूछा हाँ, बिल्कुल, वो भी आप पूछेंगे। आप एज वो और हम सिम्पटम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फर्क कैसे करेंगे? हाँ, देखिए, आप किस तरह से प्रेज़ेंटिंग पहली बात तो कि जब आप ड्रग्स के ऊपर आएँगे ना, तो फिर आप पूछेंगे आई थिंक ड्रग्स के ऊपर आ जाएँ, थोड़ा-सा वेट करना है, अभी आपको आपको पता लग जाएगा। ये तो देखिए आपने प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट है और आपने वो उस बारे में सवाल पूछ लिया कि क्या है। अब जब ड्रग्स के ऊपर आएँगे तो फिर मैं आपको दोबारा सिनेरियो बना के दिखाऊँगा कि आपने दोबारा सवाल पूछना है कि नहीं पूछना, ठीक है? सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अगर पेशेंट आया तो फिर किस तरह से आप सवाल पूछेंगे? which plan when was planned हुँ, or which plan is given for surgery जी। और कोई Name उसके of प्रोसीजर के बारे में क्या डिटेल्स पता है, जी। उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या बताइए, कोई प्री रिक्विजिट्स वगैरह जो हैं वो आपके वो पूरे किए गए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने पूछनी है कि और स्पेशली आपने फंड्स के बारे में पूछना है कि वो फ्री किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो कार्डियक सर्जरी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इवन कि जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो कहा जाता है कि फ्री है, वो भी उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ों के लिए वो पे करना पड़ता है उनको, ठीक है? रूटीन फ़ॉलो-अप के लिए आए हैं तो फिर ये आपके लिए ओपन फ़ील्ड है। अब आप खुल के खेलें। आप पूछें कि इस दफ़ा क्यों आए हैं? क्या-क्या टेस्ट हो गए इस दफ़ा? या क्या-क्या डॉक्टर ने क्या-क्या बताया और फिर उस तरह से हिस्ट्री को पीछे ले लें, ठीक है? उसके बाद अगर बच्चा लेट्स सपोज़ कि 4 दिन की फ़ीवर और 4 दिन की कफ के साथ आया और लेट्स सपोज़ कि रूटीन केस है जैसे कि वीएसटी या पीडीए के साथ निमोनिया का, तो उस सूरत में क्या-क्या सवाल पूछेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट पूछेंगे, खून के टेस्ट हुए कि नहीं हुए? चेस्ट एक्स-रे पूछेंगे, इकोकार्डियोग्राफी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि एक इकोकार्डियोग्राफी बार-बार रिपीटेडली होती रहती है इन पेशेंट्स की। और फिर सेप्टिक वर्कअप पूछेंगे। सेप्टिक वर्कअप के लिए क्या पूछते हैं? खून के कौन से टेस्ट करवाए गए? कुछ लोग देखें हम लोग पहले इस तरह से पूछते थे कि कुछ बोतलों के अंदर टेस्ट किए हैं, स्पेशल बोतलों के अंदर। ये पूछे जा सकते हैं, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सवाल है क्योंकि कुछ लोग इसको माइंड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप पूछ सकते हैं। स्पेशली अगर तो बच्चे का प्रोलॉन्ग फीवर है और कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आपको शक है। लेकिन सेप्टिक वर्कअप में बेसिकली सीआरपी दूसरी चीज़ होती है जिसका पेशेंट को आमतौर पे नहीं पता होता। सीआरपी का आमतौर पे नहीं पता होता, ब्लड कल्चर का पता होता है, स्पेशली जो पुराने पेशेंट होते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट में हम लोग पूछेंगे कि ऑक्सीजन इनहेलेशन इसको दी है। ऑक्सीजन क्या बताएगी कि बच्चे के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में आपको आइडिया होगा। आईवी एंटीबायोटिक्स मिली हैं, ठीक है? ड्यूरेशन से आपको आइडिया हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज़ कि डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते चलेंगी, 3 हफ्ते चलेंगी वगैरह, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सस्पिशन जाता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जाता है। आईवी फ्लूइड साथ में मिले हैं इसको। आईवी फ्लूइड्स का मिलने का मतलब ये है कि बेसिकली फ्लड तो नहीं कर सकते इनको फ्लूइड से, लेकिन इनको इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा थी और एस्पिरेशन के डर से उसको आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट करने पड़े। नेबुलाइज़ेशन आपको अगेन क्लियर करेगी कि बच्चा जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आया था। चेस्ट फिजियोथेरेपी इन बच्चों की किस तरह होनी चाहिए? एग्रेसिव या जेंटल? जेंटल होनी चाहिए, ठीक है? जेंटल फिजियोथेरेपी, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी इज़ फॉर ओनली दोज़ पेशेंट्स जिस तरह के सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोनिक लंग डिजीज़, जितनी भी एक्यूट इलनेसेस होती हैं ना, जो उसमें इलनेस जो है लाइक 3-4 दिनों की होती है, तो उसमें हम लोग जो है वो शॉर्टनेस ऑफ जो है वो जेंटल फिजियोथेरेपी करते हैं। उसके बाद फिर टैबलेट्स में हम पूछेंगे कि डायूरेटिक्स लेते हैं मतलब आप
कौन कौन सी मेडिकेशन लेते रहे? आप एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट डाययूरेटिक्स का नाम लेगा, डाइजॉक्सिन का नाम लेगा, कैप्टोप्रिल का नाम सर इतना नहीं लेते ना डाययूरेटिक्स। लेते हैं, डाययूरेटिक्स का नाम लेते हैं, स्पायरोमाइड। स्पाइरोमाइड कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि आप मुझे मुझे पेशाब आवे बोली जैसे पेशाब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आप हाँ, बिल्कुल आप इससे पूछ सकते हैं कोई इस तरह की मेडिसिन है जिससे पेशाब ज़्यादा आता हो। वैसे ज़्यादातर लोग जो है ना ये स्पायरोमाइड, डिजॉक्सिन नहीं, कैपुटिन अक्सर लोग बता देते हैं, जिसका नाम आसान है वो सब बता देते हैं। जी, वेरी कम टाइम पेशेंट शायद बता देते हैं, लेकिन जो लोग मेडिकेशन छोड़ते हैं। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा फिर डाययूरेटिक्स मतलब ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपको ज़हन में पता होना चाहिए कि ये सवाल ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कैप्टोप्रिल के बारे में वो पूछना है, इसके अलावा बोसेंटन और सिल्डेनाफिल ये यूज़ होती हैं जब सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती हैं। डाययूरेटिक्स का क्या मकसद होता है? ज़रा टॉपिक को भी साथ-साथ खंगालते रखते हैं। प्रीलोड रिड्यूसर और जो कैप्टोप्रिल है ये आफ्टर लोड। डाइजॉक्सिन ठीक है, किस तरह से इसको क्या कहते हैं? आइनोट्रोपी या क्रोनोट्रोपी? क्रोनोट्रोपी क्या करती है? रेट बढ़ाती है? क्रोनोट्रोपी हार्ट रेट बढ़ाती है, तो ये आइनोट्रोपी हुई ना? क्रोनोट्रोप है, ये टैकीकार्डिया करवाता है। नहीं है। डाइजॉक्सिन जो है वो भूल गए मैं। फिर ये कितना अरसा हुआ है? अच्छा जी, उसके बाद आप ये चेक करती रहें। इम्प्रूवमेंट पूछेंगे ड्यूरिंग द इलनेस, क्या इम्प्रूवमेंट हुई? उसके बाद स्टार्ट ऑफ द डिजीज, कहाँ कैसे डायग्नोज हुआ, पहले क्या सिम्टम थे? अगर वो लाइक के अब भी बच्ची की उम्र है 8 साल लेकिन डायग्नोज हुआ था 3 महीने में, तो आप ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछ सकते, ठीक है? अगर वो इलनेस जिसमें सिर्फ 2 या 3 बार एडमिट हुआ है और बच्चे की उम्र 1-2 साल है, 3 साल है, इस तरह के बच्चे भी आते हैं, तो फिर आप उससे डिटेल से पूछ सकते हैं, ठीक है? व्हाट वर द इनिशियल कंप्लेंट्स, शुरू में क्या मसला था? फर्स्ट इकोकार्डियोग्राफी किस एज में हुई? क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया था? क्या फॉलोअप एडवाइस किया गया था? और चेंज ऑफ मेडिकेशन ओवर टाइम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोग्रेसिव है कि नहीं है? अगर प्रोग्रेसिव है तो मेडिकेशन डोजिंग जी, कुछ ऐड कर एक तो वेट के साथ साथ मेडिकेशन की चेंज हो सकती है, सिवियरिटी के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, और इस तरह से भी होता है कि पहले स्पायरोमाइड दे रहे थे फिर बाद में बंद कर दी, ठीक है? ये किस सूरत में देते हैं? अगर वो लाइक क्लोज हो रहा है या क्लोज होने वाला है तो अक्सर बच्चों को बंद कर दी जाती है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन अभी यहाँ पे जो इन्होंने सवाल पूछा था वो भी आ जाएगा। जी जी, टू स्टार्ट ऑफ डिजीज में अक्सर को बीच में बहुत थोड़ी चीजें पता होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ज्यादा डिटेल उसी सूरत में पूछनी है अगर इलनेस जो है वो उसकी ज्यादा पुरानी ना हो। अगर कोई 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा और 4 माह की उम्र में लेट्स सपोज के डायग्नोज हुआ तो फिर वो मेरे ख्याल में हमको पता होगा। आप कम से कम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ सकते हैं अगर आप ज्यादा मजीद उसको ना चेक करें कि कितने दिन थे, उस वक्त सांस कैसा था, उस वक्त ये चीजें कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, मतलब अगर ये सवाल अगर उनको नहीं पता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और फिर बताना आपने मैच्योरिटी के साथ है, आपने इस तरह से नहीं बताना कि पेशेंट वाज नॉट एबल टू टेल दिस, बस पेशेंट वाज एडमिटेड विद दीज कंप्लेंट्स एंड वाज डायग्नोस्ड दिस, तो ये आपकी मैच्योरिटी को बताएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट, डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी तमाम जो डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपने पूछनी है। क्या क्या पूछनी है? जी, फेलियर टू गेन वेट एंड हाइट, ठीक है, बिल्कुल, फेलियर टू गेन हाइट एंड वेट, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड स्वेटिंग, बच्चा छोड़ के दूध तो नहीं पीता और बच्चे को मामूल से ज्यादा पसीना तो नहीं आता, ठीक है? तो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस के बारे में पूछना है, बार इसकी छाती खराब नहीं होती, और ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि आप ये पूछें कि इसके लिए कितनी बार एडमिट हुआ था छाती के मसले की वजह से, ठीक है, और किस तरह से रूटीनली आराम आ जाता है इसको। पीडल एडीमा, पैरों में सोज तो नहीं पड़ती, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, हार्ट फेलियर के बारे में बताएगा। तो ये उन बच्चों से पूछना है जो कि थोड़े से बड़े हैं। पीडल एडीमा तो किसी भी एज में आ सकता है, जो पीएनडी है ये थोड़े से बड़े बच्चे आपको बताएंगे। पैल्पिटेशंस, सिनकपी, इसके बारे में आपने पूछना है, ये अरिथमियास के बारे में बताएगा, और अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है तो प्रोलॉन्ग फीवर, नाइट स्वेट्स के बारे में। अब डिजीज रिलेटेड जो है वो कुछ सवाल है जैसे कि एक्सेसिव यूरिनेशन, ये डायबिटिक्स के बारे में बता रहा है, जो ड्राई कफ है ये आपको बता रहा है कैप्टोप्रिल के बारे में, और जो फेशियल फ्लशिंग है
ये भी एक कैप्टोप्रिल भी है और डाइजॉक्सिन भी करती है। तो आपने बेसिकली अब ये जो सवाल था डॉक्टर मुस्तफा का कि ड्राई कफ के बारे में इधर पूछना है या फिर पीछे पूछना है, तो फिर देखें अगर बच्चा जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है तो फिर तो आप उसकी एसोसिएशन में पूछेंगे ताकि आप उसका कॉज पूछना चाह रहे हैं। जब आप ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, लेट्स सपोज के बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर वहां पे आप पूछेंगे कि जब से दवाई शुरू की है आपको लग रहा है कि बच्चे की हर वक्त बच्चा जो है वो खांसता रहता है, क्योंकि ड्राई कफ होगी, जो इन्फेक्शन के साथ होगी वो वेट कफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन हैं उसमें जाहिर है कि सिम्टम दूसरे भी आ रहे होंगे, इसमें बच्चा सिर्फ खांसता जाएगा, यानी कि ठीक है चल फिर है लेकिन खांस रहा है, ठीक है। सर आज 2 कंप्लेंट्स थी पेशेंट की हिस्ट्री, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक कफ थी। कफ उसकी अभी वर्सनिंग हो चुकी हुई है कि सिर्फ कफ है, कोई फीवर कुछ नहीं, तो मैं उधर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में कफ डालूंगा कि इधर, और ड्राई कफ है, कोई प्रोडक्टिव कफ कुछ नहीं। ठीक है, देखें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे है। अगर तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है तो उसमें प्रोडक्टिव भी हो सकता है, समटाइम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है इनिशियल जो है स्टेजेस में। और जो अगर सिर्फ सोर थ्रोट है तो आमतौर पे बच्चों को ड्राई कफ ही होता है, ठीक है। तो अगर तो देखें आपने देखना है अपने हिस्ट्री को किस तरह से लेके आपने चलना है। अगर वो फीवर के साथ है और कफ है तो आपको ये दोनों चीजें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आनी चाहिए, ठीक है, कि फीवर इसको 4 दिन से था, कफ उसको 1 डे से थी। अगर इससे काफी देर से मेडिकेशन कफ चल रही है तो दैट मींस कि वो ठीक है, आपने एग्जामिन भी किया था, मतलब आपने कफ को नोट भी किया था उसका पैटर्न कि वो ड्राई थी? सर मेरे होते नहीं हुए। क्यों आप देखें पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि एक्चुअली अक्सर देखें जो ड्राई कफ एक्चुअली होती है, जब आपने कभी पेशेंट देखे होंगे अपने प्रैक्टिस में या ओपीडी में या कोई रिश्तेदारों में, तो कहते हैं यार उसका गला बड़ा खड़ खड़ करता है, और जब आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वो एक्चुअली वो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है बिल्कुल। तो वो पेशेंट तो कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये सिर्फ आपने अगर आप एग्जामिन नहीं कर पाए तो आपने बस पेशेंट का वर्ड ही लेना है और फिर आपने उस तरह से आपने लेकर चलना है। लेकिन आपने ये नहीं है आपने समझना कि ये फीवर इसको इन्फेक्शन की वजह से है और जो ड्राई कफ है इसको एक दिन से हुई है ये कैप्टोप्रिल की वजह से। क्योंकि कैप्टोप्रिल तो वो अगर 6 महीने से ले रहा है, 1 साल से ले रहा है, तो पहले से होनी चाहिए, ठीक है। आपने वैसे पूछने की जब से दवाइयां शुरू की हैं तो उसकी खांसी थोड़ी सी ज्यादा मजीद आपको लगता है कि बच्चा कुछ ज्यादा खांसता है, इस तरह से करके आपने इसको करना है। हॉस्पिटलाइजेशन में आप क्या करेंगे, रीजन ऑफ एडमिशन, कितनी बार एडमिट हुआ, क्यों एडमिट हुआ, डिटेल्स जितनी पूछ सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, कितनी इम्पेयर्ड है। छोटा बच्चा है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा है तो आप पूछ सकते हैं इसकी खेल पे क्या इफेक्ट है वगैरह वगैरह, खेलने पे और इसकी स्टडी पे। मॉनिटरिंग में पूछेंगे फॉलोअप और कंप्लायंस, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और कितने ऐसे बार चेक करवाते हैं, नागा तो नहीं होता दवाई का। प्रोसीजर्स, विच सर्जरी डन और प्लान, ठीक है, सर्जरी कौन सी हुई है और कौन सी सर्जरी प्लान में हुई है। क्योंकि अक्सर बच्चों का जिस तरह से अच्छा एसिनोटिक हार्ट डिजीज में एक कहता है कि जी एक ऑपरेशन हो गया, एक ऑपरेशन रहता है, इसका मतलब क्या है एसिनोटिक हार्ट डिजीज में? पीए बेंडिंग होगी और टोटल करेक्शन जो है वो इसकी रहती है, या पैच क्लोजर जो भी चीज है वो इसकी रहती है, तो ये हो सकता है। डी बेंडिंग क्या चीज होती है? जब उसको ओपन कर देते हैं कनेक्टिव सर्जरी से पहले। जी जब सर्जरी करते हैं तो साथ में डी बेंडिंग भी कर देते हैं, उसके बाद या उससे पहले ये चीजें डिसाइड करते हैं जो कार्डियक सर्जन है और उन्हीं की डोमेन है, ठीक है। सर उससे पहले स्पेशली एक सर्जरी होती है ये भी डी बेंडिंग। हाँ, डी बेंडिंग जो है वो अलग से सर्जरी होती है, या समटाइम शायद साथ कर देते हैं, वही कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है, ये डोमेन है जी। कैथ में नहीं करते थे, डी बैंड करते हैं, हाँ बिल्कुल। ये लेकिन ये जो पैच क्लोजर है उससे पहले करेंगे उसके बाद करेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट ही इसका डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी मल्टीपल फैक्टर्स। जो कार्डियक सर्जन है उनकी जो स्किल्स है और उनकी जो है वो जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो बहुत कमाल की होती है और बहुत अच्छी होती है, तो हमें उस पर उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज आपने पूछना, सर्जिकल ऑप्शंस, अच्छा उसके बाद फिर बर्थ हिस्ट्री। हाँ, गेस्टेशनल एज क्यों इंपॉर्टेंट है, किस डिजीज के लिए? पीडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्री टर्म है, हाँ प्री टर्म है तो पीडीए में क्या होगा, क्लोज होने के चांसेस, अगर वो प्री मैच्योर है तो क्लोज होने के चांसेस हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बच्चा आप तक आएगा
जब आप तक पहुंचेगा तो उसकी तब तक तो हो जाए। तब तक तो वैसे ही हो जाना चाहिए, लेकिन बस वैसे ही आपने पूछना है इस सवाल, ये आपको पूछना चाहिए। लेकिन देखें ना, जब तक प्रीमेच्योर इतना तो नहीं होगा, 2 मंथ से ज्यादा तो नहीं होगा प्रीमेच्योर, 2 मंथ्स का गैप है, तो आपके पास जो बच्चा आएगा, स्पेशली जो लॉन्ग केस में आता है, वो कम से कम 6-8 महीने का तो होगा, ठीक है। तो लेकिन ये आपने फिर भी पूछना है, तो ये क्योंकि ये इट विल ओपन अ वे ऑफ डिस्कशन। जैसे आपने अभी सवाल का जवाब दिया, तो इसी तरह से आप जो है वो वहां पे सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक आप डॉक्टर साहब पूछेंगे आपने क्यों पूछा, तो आप बताएंगे कि मैंने इसलिए पूछा, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं प्री मेच्योर में क्या मसला होता है, और जो मेच्योर होते हैं उनमें क्यों क्लोज नहीं होता मेच्योर बच्चे, फुल टर्म बच्चे? फुल टर्म में क्लोज हो जाता है, प्री टर्म में थोड़ा लेट क्लोज होता है। प्री टर्म में होगा, टर्म पे अगर पीडीए है और वो परसिस्टेंट एक हफ्ते तक क्लोज ना हो, तो फिर वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो एपिथेलियम है उसका डिफेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है बेसिकली, वो ठीक नहीं होगा। फ्रीडम भी है तो नॉर्मल टर्म जब वो अचीव कर ले तो उसके बाद उसे क्लोज हो जाएगा। बाय दैट टाइम इसको कहते हैं एज रिलेटेड पीडीए, अक्सर आपने इकोकार्डियोग्राफी में देखा होगा। उसके बाद फिर शॉर्ट एंटीनेटल स्कैन्स आप पूछ सकते हैं। पहले आपको पता था डिजीज के बारे में, तो उसके बाद फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और 24 आवर कैलोरीज। अब देखिए न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में ये आप जब भी आप लोग यहाँ पे केस भी करेंगे, तब भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि पेशेंट टू पेशेंट आपने न्यूट्रिशनल हिस्ट्री को टेलर करके चलना है। ऐसे नहीं करना कि एक ही तरह की रूटीन हिस्ट्री आप सबसे पूछते रहो। तो इसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का अलग से पूछेंगे, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो 24 आवर कैलोरीज का पूछेंगे। छोटे बच्चे में पूछ सकते हैं आप कितनी बार दिन में दूध पीता है और कितने, क्योंकि उसकी फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा सा है ये इसका, या रिलेक्टेंस टू फीड के बारे से थोड़ी सी ये रेलेवेंस बनती है। सर ये पूछना था कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए हमारे जो चिल्ड्रन में मतलब होते हैं केस, तो पूछते हैं क्या मतलब क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप, मतलब आपको तो ये नहीं देना कि नमक नहीं देना, उसको कैसे पता चलेगा कितना देना है? आप 1 कैंडिडेट कहते हैं 1.5 ग्राम्स पर डे या लेस देन 2 ग्राम्स पर डे, तो कहते हैं इसे बताना कैसे आपने? हाँ, इसको ये कि आपने एडिड सॉल्ट, नमक जो है स्प्रिंकल नहीं करना खानों के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप बना सकते हैं तो इसके लिए कम नमक वाला खाना आप बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो इस तरह से कर लें। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए भी होती है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, और इनके लिए भी। उसके बाद फिर कार्डिक डिजीज इन पेरेंट्स अगर है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हार्ट डिजीज की, ठीक है। अगर पेरेंट्स में है या सिबलिंग्स में है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं ये दोनों ना, तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? नहीं बीएसटी की बात हो रही है सर। जी बीएसटी की बात हो रही है। आई थिंक 5-6% चांसेस होते हैं कि वो दूसरे बच्चे में भी होगा। सोशियोइकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉस्ट ऑफ दोनों है, फिर एक में तो दोनों में डॉक्टर वैस नया सवाल लेके आते, दोनों में है तो ऑब्वियसली चांसेस फिर और भी ज्यादा होंगे, 6% इसका दोनों का एडअप हो जाएगा। सोशियोइकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉस्ट ऑफ सर्जरी पूछनी, अगर आपने पीछे नहीं पूछी तो रिपीट नहीं करने सवाल, ठीक है। अगर पीछे पूछ ली तो यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दूसरे सवाल पूछ सकते हैं। नॉलेज, सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या आपको पता है इस चीज के बारे में, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का प्रोफाइलैक्सिस ये देते हैं नहीं देते एसिनोटिक हार्ट डिजीज में? नहीं, तो फिर क्यों अगर उसकी कोई वाल्व रिप्लेसमेंट में चेंज हुआ है या उसको कोई एपिसोड हुआ है इन्फेक्शन का, फिर वाल्व रिप्लेसमेंट है तो फिर आपने पूछना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद आपको पता चल गया है कि ये बच्चा हार्ट डिजीज का ही है, तो आपने एग्जामिन भी उस तरह करना है। और फिर इन केस अगर शॉर्ट केस है उसमें भी आपको एक कमांड मिली है कि बच्चे का जो प्रीकॉर्डिंग एग्जामिन करें, तो भी आपने इन्हीं चीज़ों से आपने स्टार्ट करना है। साइनोसिस के साथ आपने देखने हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने हैं, फेलियर टू थ्राइव देखना है। फेलियर टू थ्राइव असल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्ज वीएसडी और स्मॉल वीएसडी को डिफरेंशिएट कर देता है, स्मॉल पीडी और लार्ज पीडीए को डिफरेंशिएट कर लेता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर ये तो खैर जो है इनहेरिटेड जो कोंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जो एक्वायर्ड है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रोमैटिक हार्ट डिजीज में एक्यूट रोमैटिक फीवर को रोमैटिक हार्ट डिजीज से डिफरेंशिएट करता है। वाइटल्स में आपने क्या देखना है? रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, साथ में उसका रिदम, कैरेक्टर और कंपैरिजन, ये तीनों चीजें देखनी है, ठीक है। कैरेक्टर में क्या देखते हैं हम लोग? बाउंड्री है नहीं है, लो वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, बाउंड्री है। ठीक है, नहीं वॉल्यूम यानी कि बाउंडिंग है, वाटर हमें पल्स है और बिल्कुल हम ये देखते हैं। और ये इसमें वाटर हैमर पल्स जो है सबसे ज्यादा कॉमन है पीडियाट्रिक्स में। बाकी जो है आप इसको वो नहीं कर सकते, डिफरेंस क्या कहते हैं उसको, यू कैन नॉट
आइडेंटिफाई दीज, जिस तरह से है ना 1 पल्स आती है उसमें, नहीं स्किप नहीं होती, इसमें क्या होता है पल्सेस बाय जेमिनी होती है। ये होमवर्क है आप लोगों का। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो बायोलॉजी हैंड शुरू होगी लेकिन इन से होगा फिर वो जी, जी। आपको जाते हैं तो एक से हो जाता है आपको वो बैठती है। उसके बाद फिर टेम्परेचर देखेंगे या ब्लड प्रेशर देखेंगे। ब्लड प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है इन बच्चों में? हाई ब्लड प्रेशर होता है। पल्स प्रेशर देखने के लिए पल्स प्रेशर जो है ना वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि वीएचडी के बारे में, वीएचडी के बच्चे में अगर पल्स प्रेशर ज्यादा है तो साथ में पल्स प्रेशर ज्यादा है हाँ ज्यादा है तो यार तो फिर एआर होगा, ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर के बाद आप देखेंगे हाइट और वेट करेंगे बच्चे का। हैंड्स और आर्म्स को हमें आपने क्या देखना है, पैलर देखने, क्लबिंग देखनी, साइनोसिस। साइनोसिस बेसिकली है तो नहीं बट यू विल स्टिल लुक फॉर कि ईसन मेंगर का बच्चा। हमने ये देखें ये जो प्लान बनाया हुआ है ये डिफरेंट एजेस के हिसाब से बनाया हुआ है, तो असल कोई बच्चा ईसन मेंगर का होगा तो उस बच्चे में क्लबिंग और साइनोसिस आ सकते हैं। और साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो आपने देखने ही देखने, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जो कि स्किन के ऊपर देखते हैं साइंस ऑफ? स्प्लिंटर हेमरेजेस और नोट जेनवेलियंस, ठीक है। ऑस्ट्रोनोट्स कहाँ पे होते हैं? ये पल्प ऑफ पल्प ऑफ फिंगर के ऊपर होते हैं और पेनफुल होते हैं, ठीक है। पी साइज पेनफुल और पल्प ऑफ फिंगर को। जो जेनवे लीजन है ये कहाँ पे होते हैं? पाम के ऊपर होते हैं, रेडिश होते हैं, ये तो नॉन पेनफुल होते हैं। और स्प्लिंटर हेमरेजेस नील में होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हेड एंड नेक में क्या आपने करना है, आपने एनीमिया देखना है, ओरल कैविटी देखनी है और जेवीटी देखनी है। अच्छा यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन पेशेंट ऑफ टेटोलॉजी ऑफ फेलो और एंड पेशेंट ऑफ वीएसडी विद ईसन मेंगर। लेट्स सपोज कि बच्चा 10-11 साल का है, 12 साल का है, तो किस तरह से पता चलेगा? दोनों बच्चों में क्लबिंग होगी, दोनों बच्चों में साइनोसिस होगा। मरमर तो अच्छा मरमर नहीं डिफरेंशिएट करेगा ना, मरमर किस चीज का आएगा? वीएसडी के अंदर किस चीज का मरमर आएगा? ट्रांजिस्टोनिक मरमर होता है ना। सर आइसन मेंगर में मरमर खत्म हो जाएगा, काम हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ द शंट हो जाता है, माइनर टू थ्री उधर शंट रिवर्सल हो जाता है, उसके साइज ऑफ डिस्टेंस कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब जो है ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर मुस्तफा ठीक कह रहे हैं कि कम तो हो जाएगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि जो एक्चुअली जो लोकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। इसमें लेफ्ट लोअर स्टेनल बॉर्डर पे हो सकता है, उसमें लेफ्ट अपर स्टेनल बॉर्डर पे होगा। लेकिन जो जो कैरेक्टरिस्टिक है वही जो है, जो डॉक्टर आपका नाम क्या है? डॉक्टर रमशा, सॉरी डॉक्टर रमशा ने जो बताया है कि बेसिकली फर्स्ट जो सेकंड हार्ट साउंड है वो लाउड होगी या फिर सॉफ्ट होगी। जो टॉप के अंदर सेकंड हार्ट साउंड लाउड सॉफ्ट होगी, और जो ईसन मेंगर के अंदर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो वहां पे अभी भी है ना, लाउड होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इस तरह से करेंगे कि प्रीकॉर्डियम में क्या देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, चेस्ट बल्ज देखेंगे, शेप देखेंगे। अगर सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें अगर हमारी बीएससी में स्टार्ट रिवर्सल हो गई है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो कम नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारी लेफ्ट टू नहीं, 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 राइट वो तो अभी भी है। वो देखें इतना ज्यादा प्रेशर है वहां पे कि वो अभी भी प्रेशर जो है वो बैक फ्लो करवा रहा है। इतना ज्यादा आगे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन रहेगी। अच्छा चेस्ट शेप देखेंगे, बल्ज देखेंगे, विजिबल एपिक्स बीट देखेंगे, स्कार मार्क देखेंगे और विजिबल वेन्स देखेंगे। स्कार मार्क्स आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्कार मार्क के कहाँ पे होता है। एक बार इंटरनेट से देख लें या बच्चे जो होंगे जहाँ पे आप देखते हैं, आप करने जाते हैं एग्जामिनेशन, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। विजिबल वेन्स बेसिकली क्या बताएगी? कार्डिक हार्ट डिजीज, कार्डिक डिजीज में इसका कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन बस आपने पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट एग्जामिन। पैल्पेशन में क्या देखेंगे? एपेक्स बीट देखेंगे, ट्रेकिया देखेंगे और उसके बाद फिर सुप्रास्टर्नल, पैरास्टर्नल और सबस्टर्नल हीविंग, इसके प्रॉपर मेथड के साथ आपने करना है, ठीक है। ये आपको मेथड्स भी आज अच्छी तरह से करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। आज हमारी अगली क्लास भी है इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी की, तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास इंशाल्लाह रूमेटिक का केस भी डिस्कस करेंगे, जो साइनोटिक भी, एसाइनोटिक भी, और मेथड्स का अलग से थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे, ठीक है। ऑस्कल्टेशन के लिए ऑल ऑस्कल्टेटरी एरियाज विद डायफ्राम एंड बेल एंड हार्ट साउंड और मरमर देख लेंगे, ठीक है। मरमर की जो ग्रेडिंग है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, क्या-क्या ग्रेड होते हैं मरमर के? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताएँ। सिस्टोलिक के 6 होते हैं, डायस्टोलिक के 4। डायस्टोलिक 4 होता है, सिस्टोलिक के 6 बताएँ। सर फर्स्ट आपका जो है वो ऑडिबल विद हाँ इंक्वायरी टोन विद द मतलब स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के केयर दैट एंड सेकंड इज उसको सादिक साहब सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है। and second is the which is hard I cannot recall that. देखिए जो इसमें ग्रेड 1 का मरमर है ये इसी तरह से बिल्कुल क्वाइट रूम में और एक ठीक है 2 जो है वो उसी को आप थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दें विद ग्रेट केयर और साफ बिल्कुल एक काम एनवायरनमेंट में ठीक है ग्रेड 3 जो है वो आपको स्टेप के साथ सुनाई देगा एक हम जैसों को भी ठीक है लेकिन उसमें थ्रिल नहीं होगी और ग्रेड 4 में थ्रिल होगी और 5 में ऊपर भी करेंगे तो हाँ ऊपर भी करेंगे या फिर आप बिल्कुल एज के साथ लगाएंगे तब भी आपको सुनाई देगी और ग्रेड 6 में ऑडिबल होता है कि आप वो भी एक क्वाइट रूम में उसके लिए भी आपको क्वाइट रूम में आप जो है सुन सकते हैं इवन के विदाउट स्टेथोस्कोप